Okay, students, so welcome back. This is the seventh lecture in the series of geotechnical engineering, and hope you people are liking my lectures. Just keep on viewing them, liking them, and sharing them as the way you have been doing until now. And I'll begin with this part of the series. Okay. So, in this part, we have got 6 questions relating to foundations. फाउंडेशन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसमें हमने कवर किए हैं. तो पहला सवाल है, द फर्स्ट क्वेश्चन, इट रिलेट्स टू अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट थिंग्स. अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट थिंग्स. देखिए, फाउंडेशन की थ्योरी समझने के लिए हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फाउंडेशन हमारे पास दो प्रकार से होती है. एक हमारे पास होती है डीप फाउंडेशन, एक हमारे पास होती है शैलो फाउंडेशन. शैलो फाउंडेशन के भी ये तो दो सब कैटेगरीज हैं, इनके बहुत सारे भाग होते हैं. भाग जैसे वी हैव गॉट आइसोलेटेड फुटिंग्स, वी हैव गॉट कंबाइंड फुटिंग्स हमारे पास होती हैं, इसमें राफ्ट हो जाती है इसमें. तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं. इसमें ऐसा रहता है, इसको डिफाइनिंग पैरामीटर जो होता है ये होता है कि फाउंडेशन की जो विड्थ होती है इट इज़ लेस दैन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन एट विच इट इज़ लेड. यानी धरती की सतह के नीचे की जो डेप्थ है वो हमारे पास कम होनी चाहिए एज कंपेयर्ड टू इस फाउंडेशन की विड्थ से. समझ में आ गई मेरी बात? फाउंडेशन की विड्थ है ये इस धरती की सतह के नीचे मान लीजिए यहाँ पर है, तो जो डेप्थ है दिस डेप्थ शुड बी लेस देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन. अगर ये है केस देन इट इज़ अ शैलो फाउंडेशन. अब आते हैं डीप फाउंडेशन के ऊपर. तो डीप फाउंडेशन के भी एग्जाम्पल होते हैं. जैसे हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है पाइल्स. वी हैव गॉट पाइल्स. पाइल्स में भी अलग अलग प्रकार की पाइल्स होती हैं, अंडर रीम्ड पाइल्स होती हैं. बट नेवरदलेस मूविंग फॉरवर्ड, अंडर पाइल्स के बाद होती है, एक होती है वेल फाउंडेशन. ये भी एक डीप फाउंडेशन होती है. तो ये कुछ टाइप की फाउंडेशंस होती हैं. दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए. डीप फाउंडेशन का डिफाइनिंग पैरामीटर इसका ऑपोजिट हो जाएगा. यानी जब विड्थ ऑफ फुटिंग हमारे पास सॉरी मैंने इसमें कम लिख दी, ये ज़्यादा होती है. जब विड्थ ऑफ फुटिंग अपने पास कम हो जाए डेप्थ ऑफ फुटिंग से, तब मैं कहूँगा कि ये एक डीप फाउंडेशन है. ठीक है. सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ फाउंडेशंस. अब अभी मैं डीप फाउंडेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट शैलो फाउंडेशंस. इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए. शैलो फाउंडेशंस का फेलियर जब होता है तो दो क्राइटेरियाज को हम ध्यान में रखते हैं. पहला क्राइटेरिया होता है हमारे पास शीयर, और दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास होता है सेटलमेंट. सेटलमेंट और शीयर, ये दो क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास. शीयर मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉइल कैन ओनली बी फेल्ड इन केस ऑफ शीयर. सॉइल को सिर्फ शीयर के केस में ही फेल किया जा सकता है, उसे कभी कंप्रेशन से फेल नहीं किया जा सकता. तो सॉइल या तो शीयर में फेल हो जाएगी या तो इतनी ज़्यादा सेटल हो जाएगी कि ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर को वो अनएक्सेप्टेबल रहेगा. ठीक है. तो इन दोनों ही केसेस में वी आर गोइंग टू से दैट द फाउंडेशन हैज़ फेल्ड. ठीक है. तो एक प्रेशर होता है, ये शीयर के केस में जो प्रेशर आएगा दिस इज नोन एज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी शीयर के केस में. और सेटलमेंट के केस में जो आएगा दिस इज नोन एज अलाउेबल प्रेशर. अलाउेबल प्रेशर, अलाउेबल प्रेशर होता है हमारे पास. अब मान लेते हैं कि अलाउेबल प्रेशर आया 100, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आई 50. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी ये स्ट्रेस है, दीज आर ऑल स्ट्रेस वैल्यूज, दीज आर नॉट लोड. ये जो है ये बेयरिंग कैपेसिटी दिस इज इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एरिया के को जब लोड से हम लोग डिवाइड कर देते तो ये वैल्यू हमें मिलती है. तो अल्टीमेट अगर मान लेते जैसे मैंने बताया कि ये 50 है ये 100 है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जब लोड की वैल्यू बढ़ के 50 तक पहुंच जाती है तो वो सॉइल शीयर में फेल पहले हो जाएगी. दैट इज़ वाई शीयर विल बी द गवर्निंग क्राइटेरिया ऑफ डिज़ाइन. तो डिज़ाइन करने के लिए ये जो दो क्राइटेरियाज होते हैं, पहला होता है सेटलमेंट, दूसरा होता है शीयर. इनमें से जो भी पहले या जो भी कम लोड पे आ जाए दैट विल बी द गवर्निंग क्राइटेरिया. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा
अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर ऑलवेज डिपेंड अपॉन बोथ दीज पैरामीटर्स, दैट इज द शियर एंड द सेटलमेंट। इन दोनों के ऊपर अलाउेबल, ये परमिसिबल सेटलमेंट और शियर की ये जो वैल्यूज है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर हमें लगाना है। जो भी मिनिमम होगा दिस विल बी नोन एज द अलाउेबल बियरिंग प्रेशर। ठीक है, मूविंग ऑन। डीप फाउंडेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे जब उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अभी डीप फाउंडेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। मूविंग ऑन। अकॉर्डिंग टू रैनकाइन एनालिसिस व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू, ये है अगला सवाल। रैनकाइन के अनुसार मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए? तो रैनकाइन का एनालिसिस या रैनकाइन की जो थ्योरी थी, इट इज़ पर्टेनिंग टू द थ्योरी ऑफ शैलो फाउंडेशंस। रैनकाइन भाई साहब ने जो भी थ्योरी दी थी वो शैलो फाउंडेशन से ही रिलेट करती है हमारे पास। तो रैनकाइन की जो थ्योरी है उसके बेसिस पे हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस को एम्पेरिकली एक फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q बाय गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव होल स्क्वायर। दिस इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू रैनकाइन। रैनकाइन ने शियर को गवर्निंग क्राइटेरिया लेके इसको डिज़ाइन किया है, सेटलमेंट को नहीं लिया है अपने एनालिसिस में। रैनकाइन के अलावा दिस इज नॉट मोस्टली यूज, दिस थ्योरी इज नॉट मोस्टली यूज थ्योरी इन द मार्केट राइट नाउ एंड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम पीरियड हैज़ बिन द तरजागीज थ्योरी। अब तरजागीज थ्योरी के बारे में हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। सो मूविंग ऑन, दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग ऑन। तरजागी की थ्योरी के अनुसार अगला सवाल पूछ रहा है कि कुछ टर्म्स की डेफिनेशन आप हमें बताइए। पहला टर्म है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, दूसरा है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तीसरा है नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और चौथा है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। इन चारों के बारे में आपको बताना है कि ये चारों किस किस चीज़ को इन सिग्निफाई करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखो, जब भी कैपेसिटी वर्ड आएगा बेयरिंग कैपेसिटी, then bearing capacity always signifies stress and not load. लोड नहीं होता बेयरिंग कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी इज ऑलवेज द स्ट्रेस। ठीक है, मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि जब आप डीप फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तब डीप फाउंडेशन में अल्टीमेट लोड निकाला जाता है, डीप फाउंडेशन में अल्टीमेट लोड निकाला जाता है, जबकि शैलो फाउंडेशन में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो आते हैं इस बात पे। क्वेश्चन पूछ रहा है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी Q अल्टीमेट की वैल्यू क्या होगी। देखिए Q अल्टीमेट इज समथिंग कि मान लेते हैं इट्स वैल्यू इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसी सॉइल के लिए Q अल्टीमेट या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये ज़मीन की सतह के ऊपर जब के नीचे जब मैं इस फाउंडेशन को जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ऐसा है, तो इस पे लगने वाला लोड जब इसके ऊपर इस एरिया के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तब इसके ऊपर लगने वाला जो स्ट्रेस है अगर वो इस सतह के ऊपर, ये क्योंकि ये एक शैलो फाउंडेशन है, इसका मतलब ये इतने डेप्थ के नीचे यहाँ है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई होगी, तो इतने सरफेस के ऊपर वो जो स्ट्रेस की वैल्यू को जनरेट कर रहा है, बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू को जनरेट कर रहा है, उसकी वैल्यू 200 किलो न्यूटन से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि इसके नीचे की जो सॉइल है वो लेयर्स बना के साइड से खिसक जाएगी और ऊपर से हीविंग हो जाएगी और ये सेटल हो जाएगी फाउंडेशन। समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो दिस इज नोन एज जनरल शीयर फेलियर, जनरल शीयर फेलियर। इसके अलावा एक और केस होता है लोकल शीयर फेलियर, यानी जब भी फुटिंग के ऊपर लगने वाला लोड एक्सीड कर जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट के, जिससे इसके नीचे लगने वाला जो स्ट्रेस है वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? शेयर फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर फेलियर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू 36 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी तो जनरल शेयर फेलियर आ जाएगा GSF। जब इसकी वैल्यू 29 डिग्री से कम रहेगी तब मैं कहूँगा कि मेरे पास लोकल शेयर फेलियर आएगा। तो बोथ दीज थिंग्स आर अ केस। अब ये तो मैंने बता दिया कि अब मैथमेटिकली समझते हैं कि Q अल्टीमेट होता क्या है।
तो क्यू अल्टीमेट तरजागी भाई साहब ने जो अपनी एनालिसिस में दिया, तो ही हैज़ गिवन द वैल्यू ऑफ क्यू अल्टीमेट एज दिस फॉर्मूला। ओके, अभी मैं समझाऊँ एक एक टर्म को, पहले आप समझिए। सबको पता है सी क्या है, कोहेशन होता है। एन सी, एन क्यू और एन गामा, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर नथिंग बट these are the coefficients which are introduced by Terzaghi in order to determine the value of Q ultimate। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं जो कि बेयरिंग कैपेसिटी में अपना योगदान देती हैं। पहला होता है कोहेशन, सॉइल के अंदर का कोहेशन। दूसरा होता है सॉइल के फुटिंग के ऊपर की मिट्टी, यानी जैसे मान लेते हैं कि फुटिंग अगर इस लेवल पे है तो ये हमारे पास सॉइल का सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर की जो मिट्टी है ये मिट्टी भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी विच विल बी इक्वल टू दिस टर्म। ये जो पूरा टर्म होगा ये क्यू अल्टीमेट में ऊपर वाली मिट्टी के रेजिस्टेंस को शो करेगा, ये कोहेशन को शो करेगा, और ये वाला जो टर्म होगा दिस हाफ गामा बी एन गामा, ये नीचे वाली मिट्टी के रेजिस्टेंस को शो करेगा। यानी ऊपर की मिट्टी, नीचे की मिट्टी और सी कोहेशन, ये तीनों चीजें रेजिस्टेंस शो करेंगी। तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की। अब आप कहेंगे सर तो इसमें फाई तो है ही नहीं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी तो आपने कहा था कि शियर स्ट्रेंथ में दो पैरामीटर होते हैं, मैंने बताया है, कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे कि सर वो तो फाई की तो वैल्यू आपने इसमें कहीं पर दिखाई नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि जो एन सी, एन क्यू और एन गामा की वैल्यूज हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ फाई मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। हम क्या कवर कर रहे हैं, तरजागी भाई साहब ने अपने फॉर्मूले में सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो कोहेशन भी आ गया, ऊपर की मिट्टी भी आ गई, नीचे की मिट्टी भी आ गई, फाई भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू अल्टीमेट। मूविंग फॉरवर्ड, क्यू नेट अल्टीमेट की का फॉर्मूला क्या होगा। अब क्यू अल्टीमेट की तो वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी को ना पता हो स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है तो मैं ज़रा बता दूं। स्ट्रिप फुटिंग ऐसी होती है कि जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड का सरफेस है और इस ग्राउंड के सरफेस में लीनियरली आप एक फुटिंग को लगा दें, एक लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उसकी विड्थ, तो वो जो फुटिंग हमारे पास बनती है दिस इज द स्ट्रिप फुटिंग, उसके लिए फॉर्मूला है। इसके अलावा स्क्वायर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग और रेक्टेंगुलर फुटिंग, इन तीनों के लिए भी फार्मूलाज अवेलेबल हैं मार्केट में। आप उसके लिए बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये फार्मूला कोर है, इसके ऊपर बाकी फार्मूलाज को आपको इस क्वेश्चन में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, अगले में अगर आएगा तो हम कवर कर लेंगे। तो क्यू नेट अल्टीमेट पे आते हैं। क्यू नेट अल्टीमेट इज नथिंग बट क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ। देखिए, यानी इस पूरे टर्म्स में से ये जो गामा डी एफ का टर्म है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू नेट अल्टीमेट। अगली जो वैल्यू आएगी मेरे पास दिस इज क्यू नेट सेफ। क्यू नेट सेफ इज नथिंग बट क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये होती है क्यू नेट सेफ, नेट अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और आखिरी होती है क्यू सेफ की वैल्यू। क्यू सेफ की वैल्यू होती है क्यू नेट सेफ प्लस गामा डी एफ। तो ये चार वैल्यूज हो गई हमारे पास यहाँ पे। क्यू अल्टीमेट की वैल्यू ये हो गई, क्यू नेट अल्टीमेट, क्यू नेट सेफ और क्यू सेफ, ये चार वैल्यूज हैं हमारे पास जो आपको मैथमेटिकली इन सारों के बारे में पता होना चाहिए। यानी हम कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रेस इंड्यूस हो उस फाउंडेशन के लेवल पे वो क्यू सेफ के बराबर हो। हम क्यू अल्टीमेट तक जाते ही नहीं है, हम क्यू अल्टीमेट तक जाने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने पहले ही अप्लाई कर दी, ऐसा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने से क्या होगा कि शेयरिंग होने की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए वी ट्राई टू गेट दिस वैल्यू कि हम इतना लोड लगाएं फाउंडेशन के ऊपर कि इतना स्ट्रेस ही जनरेट हो सके। यानी अगर ये 100 है, ये 50 है, हम कोशिश करेंगे कि 50 को एक्सीड ना करे स्ट्रेस। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल है हमारे पास, फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए आप इसी चीज़ को मैं देखता हूँ यहाँ से मैं, एंड दिस सॉइल इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड सरफेस के ऊपर प्लेस्ड रहेगी, तो मैं इसको से पहले मिटा दूँ। अब समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि इट इज़ अ प्योरली कोहेसिव काइंड ऑफ अ सॉइल, और दूसरी कंडीशन है कि इट इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। अगर ग्राउंड सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, इसका मतलब है कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो तो जीरो हो गई, यानी उसकी जो डेप्थ है ज़मीन के नीचे वो तो है ही नहीं, तो ये टर्म जीरो हो गया मेरे पास। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो ऊपर वाली मिट्टी तो अपना योगदान देना बंद कर देगी। जब ऊपर वाली मिट्टी अपना योगदान देना बंद कर देगी तो ये नीचे वाली जो मिट्टी है वो भी नहीं रहेगी, ऐसा क्योंकि बोथ दी सॉइल्स आर इन जॉइंट, और ये आपस में इंटरेक्शन करके ही अपना रेजिस्टेंस देती हैं, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब व्हाट आई कैन से इज क्यू अल्टीमेट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सी इंटू एन सी, है ना। अब सी तो अपने पास कोहेशन है, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, लैब में निकाल सकता हूँ बाय द यूज ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर वेन शियर टेस्ट से मैं कहाँ निकाल सकता हूँ, साइट पे, क्योंकि ये दोनों के दोनों शियर स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं जो हमारे पास सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को, कोहेसिव सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई करने में मदद करते हैं। अब NC की वैल्यू को देख लेते हैं, तो देखिए NC की वैल्यू हमारे पास 5.14 होती है मायरहॉफ के एनालिसिस में, और IS कोड के एनालिसिस में 5.14 ली गई है। इसके अलावा स्कैम्पटन के का जो एनालिसिस होता है उसके लिए NC की वैल्यू को कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, 5 × 1 + 0.2 टाइम्स DF/B, इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर DF की वैल्यू 0 हो गई तो फाई की वैल्यू आ जाएगी NC = 5। तो ये है हमारे पास स्कैम्पटन के एनालिसिस से, ये IS कोड का एनालिसिस जो आपको याद रखना है। मैं तो बस इसको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। IS कोड का जो एनालिसिस है दिस इज 5.14 के बराबर होगा, ये ऐसा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q अल्टीमेट इज इक्वल टू 5.14 टाइम्स C, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, what is the size of a square plate used to determine the bearing capacity of soil? bearing capacity of soil को निकालने के लिए स्क्वायर प्लेट की साइज क्या होती है। अब आप बोलेंगे सर बेयरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए स्क्वायर प्लेट का क्या यूटिलाइजेशन है। तो देखिए समझिए, एक स्पेशलाइज टेस्ट होता है हमारे पास, फील्ड टेस्ट, जिस फील्ड टेस्ट का नाम होता है प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट में क्या होता है कि हम एक गड्ढा खोदते हैं, तो क्या डायमेंशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझिए कि एक गड्ढा खोदा हमने, उस गड्ढे के अंदर हमने एक प्लेट को प्लेस किया और उसके ऊपर हमने हाइड्रोलिक जैक की मदद से लोड लगाना शुरू कर दिया। तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट इन रिजल्ट इज दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। एक लोड, जैसे लोड यहां है अगर मान लीजिए आपका, और ये डिफ्लेक्शन है अगर आपका, तो ये इस प्रकार का एक कर्व है आपके पास यहाँ पे। तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का एक कर्व आपको मिलता है, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे उस सॉइल का जो डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम लोग डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि एक प्लेट जो है वो कितने सेटलमेंट को अटेन कर लेगी उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, किस पर्टिकुलर लोड पे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये एक सॉइल से रिलेटेड है, ये जो सॉइल है वो एक ही है, उस पर एक प्लेट है, उस पर लोड बढ़ाते गए तो उसका सेटलमेंट बढ़ता चला गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर इससे क्या यूटिलिटी है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस प्लेट। द यूटिलिटी ऑफ दिस प्लेट इज दिस, दैट वी कैन फाइंड आउट बोथ द वैल्यूज ऑफ सेटलमेंट इन फाउंडेशन एज वेल एज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल। दोनों चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है इस पर्टिकुलर टेस्ट की मदद से। बहुत अच्छा है, बहुत वर्सेटाइल टेस्ट होता है, ऐसा है। अब थोड़ा सा ये ज़रा क्वेश्चन को याद कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्क्वायर प्लेट आपने यूज़ की थी उसका डायमेंशन क्या होगा। याद रखने की चीज़ है 300 से लेकर 750 mm के बीच में उसका डायमेंशन होता है। सो मूविंग ऑन, तो 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसमें ये दिया हुआ है कि देयर इज़ अ स्क्वायर प्लेट, एक प्लेट लोड टेस्ट हो रहा है हमारे पास। उसमें एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास 600 mm की। उस 600 mm की स्क्वायर प्लेट जो है वो 15 mm सेटल कर जाती है
कोहेशनलेस सॉइल में 15 mm सेटल कर जाती है वो प्लेट। व्हाट इज द सेटलमेंट ऑफ, तो अगर वो प्लेट 15 mm सेटल कर रही है तो 1 मीटर की फुटिंग अगर मैं वहां पे उस प्लेट की जगह पे रखूंगा तो मेरे पास कितना सेटलमेंट आएगा। ठीक है, तो अब समझिए इस बात को। जैसे मैंने कहा था कि प्लेट लोड टेस्ट से दोनों चीज़ें निकाली जा सकती हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी निकाली जा सकती है एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन। क्योंकि एक तरीके से मॉडल है, प्लेट क्या है, एक मॉडल है जिसके हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उस बिहेवियर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फाउंडेशन का बिहेवियर क्या होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा है। तो कुछ रिलेशंस होते हैं हमारे पास, जैसे सेटलमेंट ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू width of plate, width of foundation divided by width of plate. This is the formula which is used to find out the settlement। अगर अपना प्लेट का सेटलमेंट है तो फाउंडेशन का सेटलमेंट इस रेशियो से हम निकाल सकते हैं। width of foundation हमें पता है और width of plate भी हमें पता है। दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। कोहेशनलेस सॉइल के केस में हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखते हैं। ये कोहेशनलेस सॉइल का केस है। कोहेशनलेस, अभी तक तो आप बिल्कुल याद हो गया होगा, रट गया होगा आपको कि कोहेसिव सॉइल मतलब होता है क्ले, कोहेशनलेस सॉइल का मतलब होता है सैंड या ग्रेवल। ग्रेवल तो मोस्टली यूज़ ही नहीं होती, सैंड की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है। अब ये बीपी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में एक बात बस याद रखनी है कि ये बीपी और बीएफ इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें मीटर में पुट करना है। टू पुट दीज वैल्यूज़ इन मीटर्स एंड नॉट इन एनी अदर यूनिट, किसी और यूनिट में पुट नहीं करना आपको। तो ये दोनों रिलेशंस होते हैं जिससे हम फाउंडेशन सेटलमेंट ऑफ प्लेट की मदद से सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन को प्रेडिक्ट तो कर लिया, अब क्या? अब कुछ नहीं। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन को प्रेडिक्ट करने के बाद क्या करना है? उसको मैच करना है। किससे मैच करना है? हमें मैच करना है आईएस कोड में गिवन परमिसिबल वैल्यूज से। अगर वो वैल्यू इससे कम है तो हम लोग कहेंगे कि भाई वो सेफ है फुटिंग। अगर वो वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो हम क्या कहेंगे कि वो उस साइज की फुटिंग सेफ नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, विड्थ ऑफ फाउंडेशन को तो ऑल्टर कर सकते हैं ना। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, घटाएंगे, अपने हिसाब से उसको स्वाद अनुसार उसको चेंज किया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस फॉर्मूले को, क्योंकि कोहेशनलेस सॉइल है तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करके सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन के बारे में बताना है, जो कि 1 मीटर की स्क्वायर फुटिंग है आपके पास यहाँ पे। इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुटअप करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है? सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड अप विथ द 7th installment of the lecture series on geotechnical engineering. Hope you people liked it. I'll be coming up with more and more lectures in the coming days. So stay happy, stay healthy. Thank you.